जय हिंद। अगर आप जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो रिसेंटली आपने एक नाम बार बार सुना होगा, ग्रीनलैंड। वही ग्रीनलैंड जिसके पीछे आज के टाइम डोनाल्ड ट्रंप हाथ धोकर पीछे पड़ चुके हैं, यहाँ तक कि मिलिट्री एक्शन लेने को भी तैयार हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ग्रीनलैंड में ऐसा है क्या कि ट्रंप ने पूरे नेटो अलायंस, और न सिर्फ नेटो अलायंस में कहूंगा, काफी हद तक यूरोपियन यूनियन को भी स्टेक पर लगा दिया है। आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और डिटेल में समझेंगे कि ग्रीनलैंड की एक्चुअल स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है क्या, ट्रंप का ये ऑब्सेशन कहाँ से आता है, और अगर सिचुएशन आगे चलकर एस्केलेट होती है तो दुनिया किस डायरेक्शन में जा सकती है। सब कुछ मैं समझाऊंगा आपको बिल्कुल आसान भाषा में। बट बिफोर वी बिगिन, आप लोगों में से लगभग 91% लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमारी कम्युनिटी और भी स्ट्रांग होगी और मुझे भी ये सिग्नल मिलेगा कि आपको ये कंटेंट जेन्युइनली वैल्यूएबल लग रहा है। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो देखो, ग्रीनलैंड सिर्फ एक नॉर्मल आइलैंड नहीं है, ये एक मैसिव लैंडमास है। टेक्निकली इसे आइलैंड कहा जाता है, लेकिन जियोग्राफर्स इस पर डिबेट करते हैं क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा है और इस पर एक कॉन्टिनेंटल लेवल आइस शीट मौजूद है। इसलिए कुछ एक्सपर्ट्स ये आर्ग्यू करते हैं कि ग्रीनलैंड एक आइस कवर्ड कॉन्टिनेंट फ्रेगमेंट की तरह बिहेव करता है, ना कि एक टिपिकल आइलैंड की तरह। और आयरनी देखिए, ग्रीनलैंड नाम होने के बावजूद इसका लगभग 80% हिस्सा एक जायंट आइस शीट से कवर्ड है। खैर, ग्रीनलैंड को जो चीज इंपॉर्टेंट बनाती है उसमें से एक है उसकी लोकेशन। अगर आप मैप पर देखें तो ग्रीनलैंड आर्कटिक रीजन में लोकेटेड है, बिल्कुल नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच। इसलिए जियोग्राफी इसे बना देती है एक नेचुरल ब्रिज या फिर स्ट्रेटेजिक बैरियर, डिपेंडिंग ऑन आप कैसे देखते हैं। इस एक लोकेशन से आपको कंट्रोल मिलता है आर्कटिक शिपिंग रूट्स पर, मिलिट्री मूवमेंट्स पर एंड लॉन्ग रेंज एयर रूट्स पर। और जैसे जैसे आर्कटिक की बर्फ धीरे धीरे पिघल रही है, ये सारे रूट्स, चाहे वो शिपिंग हो, मिलिट्री हो या एयर कॉरिडोर्स हो, ये सब और ज्यादा एक्सेसिबल और वैल्यूएबल होते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतना बड़ा लैंडमास होने के बावजूद यहाँ लोग बहुत ही कम रहते हैं। पॉपुलेशन वाइज अगर देखा जाए तो ग्रीनलैंड ऑलमोस्ट खाली है। पूरे आइलैंड पर लगभग 56,000 लोग ही रहते हैं, मतलब दुनिया के सबसे बड़े आइलैंड पर इतनी कम पॉपुलेशन, जिससे ये जगह स्ट्रेटेजिकली बहुत अट्रैक्टिव बन जाती है। और यहीं से एंट्री होती है डोनाल्ड ट्रंप की, एक बिलियनियर बिजनेसमैन जो प्रेसिडेंट बन गया है और आजकल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को भी रियल एस्टेट डील की तरह ट्रीट कर रहा है। खैर, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ट्रंप का ग्रीनलैंड ऑब्सेशन बिल्कुल नया नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये बस अचानक से कहने लगे हैं ग्रीनलैंड को हथियाने की। एक्चुअली में ये सब स्टार्ट हुआ था 2019 में। अगस्त 2019 में अपने फर्स्ट टर्म के दौरान ट्रंप ने सडनली ग्रीनलैंड खरीदने की बात की थी और इसको बिल्कुल सिंपल बिजनेस ट्रांजैक्शन की तरह प्रेजेंट किया था और कहा था कि ये एक बहुत जरूरी लार्ज रियल एस्टेट डील है जो स्ट्रेटेजिकली इंटरेस्टिंग है फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स। ये यहाँ एक ट्वीट भी आप देख सकते हैं 2019 का। ट्रंप ने ट्विटर पे एक मीम भी शेयर किया था जिसमें ग्रीनलैंड के मैप पे एक शाइनी गोल्डन ट्रंप टावर फोटोशॉप किया गया था और कैप्शन था, आई प्रॉमिस नॉट टू डू दिस टू ग्रीनलैंड। लेकिन ऑब्वियसली ये कैप्शन सार्कास्टिक था क्योंकि ट्रंप सच में इंटरेस्टेड थे। अब इसके रिएक्शन में डेनिस प्राइम मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल सीधा जवाब दिया था कि ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल, ग्रीनलैंड इज नॉट डेनिश, ग्रीनलैंड बिलोंग्स टू ग्रीनलैंड। और ट्रंप के इस पूरे आइडिया को एब्सर्ड तक कह दिया था। ट्रंप को ये बात इतनी बुरी लगी थी कि उन्होंने डेनमार्क की प्लान्ड स्टेट विजिट, जो सितंबर 2019 में होने वाली थी, इसको ऑफिशियली कैंसिल कर दिया था। अब यहाँ आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि ग्रीनलैंड इज नॉट डेनिश, ये कैसे पॉसिबल है। हम लोग तो हमेशा से सुनते आए हैं कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का पार्ट है। तो चलो पहले इसे क्लियर करते हैं। तो दरअसल बात यह है कि ग्रीनलैंड टेक्निकली तो डेनमार्क का ही हिस्सा है, लेकिन ये एक नॉर्मल डेनिश प्रोविंस नहीं है। ये एक ऑटोनोमस टेरिटरी है और ऑटोनॉमी भी सिर्फ नाम की नहीं, काफी गहरी है। वैसे 1953 में ग्रीनलैंड फॉर्मली डेनमार्क का पार्ट बना था, लेकिन उसके बाद से ही ग्रीनलैंड ने खुद को कभी भी फुल्ली डेनिश माना ही नहीं। इंडिपेंडेंस मूवमेंट तब से लेकर चल रहे हैं एंड इन मूवमेंट्स की इंटेंसिटी टाइम के साथ साथ बढ़ती ही गई है। फिर 1979 में ग्रीनलैंड को होम रूल मिला। इसका मतलब था कि डेनमार्क ने पहली बार ऑफिशियली एक्सेप्ट किया कि ग्रीनलैंड अपने इंटरनल मैटर्स खुद संभालेगा, जैसे कि लोकल गवर्नेंस हुआ, सोशल पॉलिसीज हुई, ये सब ग्रीनलैंड ही देखेगा। लेकिन एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 2009 में, जब सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट पास हुआ। इस एक्ट के बाद ग्रीनलैंड के पास सिर्फ सिंबॉलिक ऑटोनॉमी नहीं बल्कि रियल पावर आ गई, जिसके परिणाम स्वरूप आज ग्रीनलैंड अपनी एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ केयर, जस्टिस और सबसे इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज को खुद कंट्रोल करता है। माइनिंग के डिसीजंस, ऑयल एक्सप्लोरेशन, रेयर अर्थ, ये सब लीगली ग्रीनलैंडिक अथॉरिटीज के अंडर आता है, डेनमार्क के अंडर नहीं। तो फिर डेनमार्क क्या कंट्रोल करता है?
डेनमार्क मेनली फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस, सिक्योरिटी, सिटीजनशिप, मॉनेटरी पॉलिसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन कंट्रोल करता है। मेरे कहने का मतलब है कि ग्रीनलैंड के लोग डेनिश सिटीजनशिप तो रखते हैं, लेकिन अपनी गवर्नमेंट चलाते हैं और काफी हद तक अपने डिसीजंस खुद ही लेते हैं। इसके अलावा ग्रीनलैंड को डेनमार्क से हर साल एक सब्सटेंशियल ब्लॉक ग्रांट यानी सब्सिडी मिलती है, जो लगभग 500 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास है। ये सब्सिडी ग्रीनलैंड के गवर्नमेंट बजट का रफली हाफ यानी 50% के आसपास या उससे थोड़ा ज्यादा कवर करती है। और अगर ये सब्सिडी बंद हुई तो इसके बिना पब्लिक सर्विसेज जैसे सैलरीज, हेल्थ केयर, एजुकेशन वगैरह चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये सब्सिडी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ग्रीनलैंड की इकोनॉमी अभी भी बहुत लिमिटेड है। इकोनॉमी का सबसे बड़ा सोर्स फिशरीज एक्सपोर्ट्स है, जो टोटल एक्सपोर्ट का 90 to 98% बनाता है। हालांकि माइनिंग और रेयर अर्थ जैसे सेक्टर्स में पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन अभी भी कमर्शियल स्केल पे उतना रेवेन्यू नहीं आ रहा है। इस वजह से ग्रीनलैंड इकोनॉमिकली फुल इंडिपेंडेंस के लिए अभी रेडी है ही नहीं। फिर 2019 में तो ज्यादातर लोगों को लगा कि ये बस ट्रम्प का एक वियर्ड इम्पल्सिव मूवमेंट है, जैसे उनके बहुत सारे रैंडम आइडियाज होते हैं जो थोड़े टाइम में भूल जाएंगे। लेकिन 2026 में अब ये ऑब्सेशन वापस आया है, और इस बार ज्यादा सीरियस टोन के साथ। ये यहाँ आप हेडलाइन देख पाएंगे, यूएस विल टेक ग्रीनलैंड द हार्ड वे इफ इट कांट डू इन द इजी वे। बेसिकली इजी वे का मतलब है डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट या पीसफुली खरीदने की बात, जैसे डेनमार्क के साथ बैठकर म्यूचुअल डील करना, इंसेंटिव्स देना या पार्टनरशिप बनाना। और हार्ड वे का इशारा है प्रेशर, इकोनॉमिक टैरिफ्स या अगर जरूरत पड़ती है तो मिलिट्री ऑप्शंस तक जाना। लेकिन इतना सब करने के पीछे आखिर वजह है क्या? तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्लाइमेट चेंज आर्कटिक को रैपिडली ट्रांसफॉर्म कर रहा है, और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ग्रीनलैंड पर ही पड़ रहा है। नासा के डेटा के अकॉर्डिंग नॉर्थ वेस्ट पैसेज अब ज्यादा दिनों तक आइस फ्री रह रहा है, जिससे समर में नेविगेशन पॉसिबल हो रहा है। यानी यूरोप से एशिया तक शिपिंग रूट्स थाउजेंड्स ऑफ माइल्स छोटे हो सकते हैं अगर आप कंपेयर करें ट्रेडिशनल सुएज या पनामा रूट्स से। तो अब सीधी सी बात है, अगर डिस्टेंस कम होगा तो इससे कई हफ्तों का ट्रैवल टाइम बचेगा, फ्यूल कॉस्ट में बड़ी सेविंग होती है। मतलब ग्लोबल ट्रेड के लिए ये गेम चेंजर बन सकता है। इसके अलावा इकोनॉमिकली भी अनटैप्ड फिशिंग स्टॉक्स हैं, जिन्हें क्लाइमेट चेंज होने के कारण एक्सेस करना बहुत आसान होता जा रहा है। ऑयल एंड गैस रिजर्व्स हैं, यूएसजीएस के एस्टिमेट्स के हिसाब से ईस्ट ग्रीनलैंड रिफ्ट बेसिन्स में लगभग 31 बिलियन बैरल्स ऑयल रिजर्व्स हो सकते हैं। मतलब इकोनॉमिक पोटेंशियल बहुत हाई है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक वैल्यू की है। हालांकि यूएस का थुली एयरबेस 1951 से ग्रीनलैंड में ऑलरेडी ऑपरेशनल है, बट ग्रीनलैंड पर अगर यूएस का पूरा कंट्रोल होगा तो फिर किसी भी चीज की लिमिटेशन नहीं रहेगी। और इन सब के बीच रेयर अर्थ्स का एंगल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रीनलैंड के पास ग्लोबल रेयर अर्थ रिजर्व्स का एक सिग्निफिकेंट शेयर है। यूएसजीएस और रिसेंट एस्टिमेट्स के हिसाब से 1.5 मिलियन मीट्रिक टन्स प्रूवन रिजर्व्स हैं ग्रीनलैंड में, जो इस वर्ल्ड में उसे 8th रैंक देते हैं। ये तो प्रूवन रिजर्व्स की बात कर रहा हूं मैं। अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो ये 36 से लेकर 42 मिलियन टन्स तक जा सकते हैं, जो चाइना के बाद सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व्स बन जाता है। कई रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे नियोडमियम है, डिस्प्रोजियम है, ये ईवीज, विंड टर्बाइंस, F-35 फाइटर्स जेट्स और डिफेंस टेक में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। अभी की सिचुएशन में तो क्या है, यूएसए 80% रेयर अर्थ्स चाइना से इंपोर्ट करता है, तो ग्रीनलैंड डिपेंडेंसी ब्रेक करने का अल्टीमेट टूल बन सकता है यूएसए के लिए। और ऐसा नहीं है कि ट्रम्प पहले प्रेसिडेंट हैं जो ग्रीनलैंड को खरीदने की बात कर रहे हैं। 1946 में हैरी ट्रूमैन ने भी डेनमार्क को ग्रीनलैंड के लिए 100 मिलियन ऑफर किए थे, जो अगर आज की डेट में हम इन्फ्लेशन वगैरह एडजस्ट करें तो आज की वैल्यू में लगभग 1.5 बिलियन डॉलर्स बनेंगे। बट क्वेश्चन फिर वही आता है कि क्या ग्रीनलैंड को खरीदना लीगल या फीजिबल है? तो देखिए, सीधा सीधा कहूँ तो बिल्कुल भी नहीं। ये न सिर्फ लीगली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बल्कि पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली भी एक डिजास्टर साबित हो सकता है यूएसए के लिए। क्योंकि ग्रीनलैंड डेनमार्क की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये एक सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी है। और 2009 के सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट से उनका अपना पार्लियामेंट और गवर्नमेंट भी है। किसी भी मेजर स्टेटस चेंज जैसे सेल या ट्रांसफर के लिए ग्रीनलैंड के लोगों का रेफरेंडम होना बहुत जरूरी है, और मुझे नहीं लगता वो कभी हाँ बोलेंगे इसके लिए। वैसे तो इंटरनेशनल लॉ भी इसको स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन देता है, जैसे फॉर एग्जांपल यूएन चार्टर का आर्टिकल 1 है, जो लोगों के राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन को सेफगार्ड करता है। बट वी ऑल नो कि आज के टाइम में यूएन की कोई खास वैल्यू बची नहीं है। खैर, डेनमार्क की तरफ से तो क्लियर रिजेक्शन है ही। ग्रीनलैंड के प्रीमियर ने रिपीटेडली एम्फेसाइज किया है, अवर फ्यूचर इज अवर्स टू डिसाइड। ये उनका ऑफिशियल स्टांस है।
मतलब न डेनमार्क बेच सकता है, न ग्रीनलैंड की मर्जी के बिना कोई खरीद सकता है। अब जो ट्रंप के प्रपोज्ड इंसेंटिव्स हैं, जैसे डेनिश डेट रिलीफ, एक्स्ट्रा मिलिट्री एड या इकोनॉमिक पैकेजेस, तो इसको लेकर कई थिंक टैंक्स, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूशन है, इसने इन्हें नॉन स्टार्टर और अनरियलिस्टिक बोला है। बट क्या हो अगर ट्रंप मिलिट्री एक्शन के थ्रू आगे बढ़े? देखो, मिलिट्रीली तो फीजिबल है, मतलब यूएस इजीली सीज कर सकता है, कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ग्रीनलैंड की कोई स्टैंडिंग आर्मी तो है नहीं, सिर्फ डेनिश फोर्सेस का मिनिमल प्रेजेंस है। और वैसे भी यूएस ऑलरेडी थुली एयरबेस पर स्ट्रांग है, तो ट्रूप्स को एयरलिफ्ट करना, की साइट से सिक्योर करना और लॉजिस्टिक्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेज एब्सोल्यूट ग्लोबल डिजास्टर। मेरा मानना यह है कि ये यूएस की फॉरेन पॉलिसी का सुसाइड होगा। इवन कई लोग नेटो का कोलैप्स भी पॉसिबल बता रहे हैं, बट आई डोंट थिंक कि नेटो पूरी तरह कोलैप्स होगा। हाँ, इतना जरूर तय है कि एक स्ट्रॉन्ग अलायंस से बहुत ही वीक अलायंस बन जाएगा नेटो, क्योंकि अगर आप देखें तो डेनमार्क फाउंडिंग मेंबर है नेटो का, और फोर्स का यूज करना मतलब अपने ही एलाय पर अटैक करना, यानी आर्टिकल 5 का वायलेशन, जो कि अलायंस को बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। खैर, अगर ट्रंप इन सब ऑब्जेक्शंस को इग्नोर करके फिर भी फोर्सफुल एक्शन लेते हैं, जैसे मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाना या यूनिलैटरल कंट्रोल क्लेम करना, तो काफी ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने होंगे यूएस को। आई थिंक यूरोप का रिएक्शन बिल्कुल ब्रूटल होना चाहिए। कुछ कंट्रीज जैसे डेनमार्क है और जर्मनी सीधे एम्बेसडर्स एक्सपेल कर सकते हैं, हैवी सैंक्शंस लगा सकते हैं और यूएस ट्रूप्स को उनके बेसिस से निकालने की डिमांड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जर्मनी में यूएस का एक मिलिट्री बेस है, रैमस्टीन एयरबेस। ये यूएस एयरफोर्स का यूरोप में सबसे इंपॉर्टेंट बेस है। इसको टेम्पररी या परमानेंटली बंद करने की धमकी दे सकता है जर्मनी, जिससे यूएस मिलिट्री ऑपरेशंस में मैसिव डिसरप्शन आएगा। फ्रांस, जो पहले से ही स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पुश कर रहा है, वो और भी अग्रेसिव हो जाएगा। और यूके भी स्पेशल रिलेशनशिप होने के बावजूद इंटरनल प्रेशर में आएगा। हो सकता है हम लोग यूरोपियन यूनियन की तरफ से इकोनॉमिक रिटेलिएशन भी देखें। वो अपना लगभग 107 बिलियन यूएस डॉलर का रिटेलिएटरी टैरिफ पैकेज एक्टिवेट कर सकते हैं, जो कि पहले से ही रेडी है ट्रंप के रिसेंट थ्रेट्स के अगेंस्ट। नाउ ये पैकेज स्पेसिफिकली यूएस गुड्स को टारगेट करेगा, जैसे टेक प्रोडक्ट्स हैं, एप्पल या गूगल हार्डवेयर्स हैं, कार कंपनीज हैं और एग्रीकल्चर आइटम्स हैं, सोयाबीन्स, कॉर्न एटसेट्रा। एंड ये यूएस इकोनॉमी को मैसिव हिट देगा। एक्सपोर्ट्स ड्रॉप होंगे, जॉब लॉसेस होंगे की स्टेट्स में, और इन्फ्लेशन बढ़ेगी। स्पेशली ट्रंप के वोटर बेस में गुस्सा बढ़ेगा, जिसमें मिडवेस्ट फार्मर्स हैं। रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पैकेज ग्रीनलैंड स्टैंड ऑफ के कंटेक्स्ट में ही डिस्कस हो रहा है, और अगर ये एक्टिवेट होता है तो ट्रेड वॉर फुल ब्लोन हो जाएगा। इस सब केओस में रशिया और चाइना को बैठे बैठाए फायदा मिलेगा। दोनों ही कंट्रीज आर्कटिक में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाएंगे। रशिया अपने आर्कटिक बेसिस को और स्ट्रेंथन करेगा, और चाइना पोलर सिल्क रोड के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स पुश करेगा। मे बी डायरेक्टली ग्रीनलैंड के साथ डील करने की कोशिश भी करे, जैसा हमने कनाडा के साथ देखा था। अब अगर आप सोच रहे हो कि क्या यूरोप इतना अगेंस्ट जा सकता है यूएस के, इवन क्या वो इसके कैपेबल भी है, तो देखिए, मेरा मानना ये है कि डेफिनेटली यूरोप को एक्शन लेना ही पड़ेगा। ये यूरोप के लिए स्पाइन दिखाने का मूवमेंट होगा, क्योंकि आप एक बात समझिए, अगर ग्रीनलैंड जाता है तो क्वेश्चन ये उठेगा कि अब नेक्स्ट कौन? पनामा कैनाल, सुएज कैनाल या फिर कनाडा, जिसको ट्रंप पहले ही जोकिंगली 51st स्टेट बोलते आ रहे हैं। किसी को नहीं पता कि फिर ट्रंप का ये ऑब्सेशन कहाँ जाके रुकेगा, और ये पैटर्न ग्लोबल इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर सकता है। बेसिकली यूरोप के पास एक तरह से डू और डाई सिचुएशन होगी, या तो स्टैंड लें और अलायंसेस को बचाएं, या फिर यूएस डोमिनेंस को एक्सेप्ट करके अपनी क्रेडिबिलिटी खो दें। वैसे हिस्टोरिकली यूरोप ने वर्ल्ड वॉर्स के बाद ऐसे अग्रेशंस के अगेंस्ट यूनिटी दिखाई है, और आज इकोनॉमिक पावर के साथ वो कैपेबल है यूएस को रियल पेन देने के लिए। ओवरऑल देखें तो शॉर्ट टर्म में ट्रंप को एक सिंबॉलिक विन मिल सकती है, मीडिया बस क्रिएट होगा, और ग्रीनलैंड के वास्ट रिसोर्सेज से इनिशियल इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी आ सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस काफी ज्यादा होंगे। यूएस की ग्लोबल क्रेडिबिलिटी कोलैप्स हो सकती है, नेटो जैसे अलायंसेस टूटने की कगार पे पहुंच सकते हैं, और रिटेलिएटरी टैरिफ से इकोनॉमी पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। अभी के लिए कुछ भी प्रेडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ट्रंप बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। बट आई थिंक मिलिट्री एक्शन लेना ट्रंप के लिए पॉलिटिकली सुसाइडल हो सकता है। ज्यादा लाइकली ये है कि डिप्लोमेसी पे शिफ्ट करें ट्रंप, जैसे नेटो के थ्रू सिक्योरिटी फ्रेमवर्क डील्स, या फिर हो सकता है कि 2026 में मिड टर्म सिलेक्शन प्रेशर में ये आइडिया ऑल टुगेदर ड्रॉप ही कर दें। खैर, जो भी हो, देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि ट्रंप क्या डिसीजन लेते हैं और इसका असर वर्ल्ड ऑर्डर पर क्या पड़ेगा। इस पूरे इशू को लेकर आपके क्या थॉट्स हैं? क्या लगता है आपको, ट्रंप सीरियसली कोई मूव करेंगे या ये सिर्फ ब्लफ है? लिखिएगा अपने विचार कमेंट सेक्शन में। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। फॉर द टाइम बिंग, दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज हर्ष गुर्जर साइनिंग ऑफ।